गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूं आपका अपनी जियोग्राफी की पहली क्लास सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के लिए। जियोग्राफी अपना चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास, कि हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं और कैसे हम उनका यूज़ करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक नेचर से जो हमको मिलते हैं और एक हम इंसान जो खुद बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीज़ें हैं, जिनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, पैसों का यूज हुआ है या हमारे कल्चर का यूज हुआ है, उनको हम संसाधन कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नीचे बनाया गया है एक डायग्राम, ये जो बनाया गया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ह्यूमन बींग्स के लिए, कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो नेचर से मिलता है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो हमको मिलता है, रिसोर्सेज कहलाता है। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। देखिए, इन तीनों का ही एक बेहतरीन योगदान है हमारे जीवन में, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इन्हीं से मिलकर के हमारा जो ह्यूमन बींग्स हम हैं, हमारा आगे का काम चलता है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ? टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ टेक्नोलॉजी से। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाई मैनी? क्या लगता है आपको कि जो रिसोर्स हमको मिले हैं प्रकृति से, वो गिफ्ट हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल से नहीं है। दे आर नॉट, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। हम जो काम करते हैं उन्हीं का एक परिणाम है ये। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। हम खुद उनके हिस्से हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, और हम उनको यूज करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, और हम इनको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब किस तरीके से उनको, उनके ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कैसे वो उत्पन्न हुए हैं वैसे। बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक को हिंदी में कहते हैं जैव और अजीव। ओके, सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, एग्जिस्ट वो है या नहीं है, उनके समाप्त कब होंगे वो। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब जिनको हम वापस से बना सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम वापस से नहीं बना सकते। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार के ऊपर कि यह किसका है, खुद का इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, उसके आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के स्टेटस पे, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिवर्स, उनके जो विकसित के आधार पे, या उनको हम जो स्टॉक बना के रख सके उनके आधार पे। जैसे रिसोर्स को नीचे रखा गया है, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को वापस से कंटिन्यूस और फ्लो वापस से हम बना सकते हैं, जैसे विंड है, वाटर है। और बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जंगल में या फिर वाइल्ड जो लाइफ है वहाँ की। नॉन रिन्यूएबल जिनको वापस से नहीं बना सकते। रिसाइकल मेटल्स, जिसको हम धातु होती है, जिसका जैसे मान लो कि मैंने सोने का रिंग बनाया है, अब मैंने रिंग से हटा दिया और मैंने उस सोने को फिर अपने और कड़े में यूज कर लिया है। नॉन रिसाइकेबल, जिनको वापस से नहीं बना सकते। जीवाश्म ईंधन, जैसे फ्यूल है, मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया 5 लीटर और मैं 100 किलोमीटर चला, 2 लीटर पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, मैं वापस से इसको नहीं कर सकता। ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन क्या करता है कि इंस्टीट्यूशंस बनाता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वो उनकी संख्या और उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखता है। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसा हमने पीछे देखा
कि 4 तरीके से हमने देखा था। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक। ये स्टूडेंट्स सीधा इसके नाम से जैसे जैविक, इट मीन्स कि इनमें जान है, ठीक है, लाइफ लेस नहीं है, ये एक्टिव है। Abiotic resources, all those things which are composed on non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. तो rocks और metals आप जानते हो कि उनमें जान नहीं होती है, लाइफ लेस होते हैं, इसलिए उनको abiotic रिसोर्स में रखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी के आधार के ऊपर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि जिनको हम वापस से नया बना सकते हैं, या ये कहे कि वे रिसोर्स जिन्हें फिजिकल या केमिकल या इंस्ट्रूमेंटल तरीके से हम वापस से मैकेनिकल प्रोसेस से वापस से हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, सूर्य से आने वाली लाइट को आज काफ़ी यूज हो रहा है, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। दिस रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, और इनको भी आगे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दिस ऑक्यूर और ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं उनको वापस से बनने में बहुत टाइम लगता है। खनिज और ये जो जीवाश्म होते हैं या हम ये कहते हैं कि फ्यूल जितना भी होता है तो इनको बनने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि ये बन जाते हैं, इनको हजारों लाखों साल लगते हैं इनको बनने में। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइक्लेबल। जैसे मेटल का मैंने बताया कि मैंने रिंग से एक कड़ा बना लिया, कड़े से फिर मैं उसको और कुछ भी बना सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो ईंधन खर्च हो चुका है उसको हम वापस से नहीं ला सकते। एंड गेट एडजस्टेड विद देयर यूज, और वो क्या करता है कि अपने यूज़ के साथ में ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं बेसिस ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब अधिकार, स्वामित्व हिंदी में जिसको बोलते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल मतलब खुद का। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेट बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेटली होते हैं, ये खुद के होते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड ऑफ दैम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। सरकार की तरफ से पैसे दे करके और उनको ज़मीन है वो मिलती है, जिसके बदले में सरकार को उनका टैक्स चुकाते हैं, पैसा देते हैं। गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं जो भूमि के मालिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, लैंडलेस होते हैं। और शहर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का ज़मीन होता है, प्लॉट होता है, घर होता है, और भी उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो उनके मालिक होते हैं। Are some of the examples of the resources owned by individual? Make a list of resources owned by your household. अपने घर के चारों ओर आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे गार्डन है वो किसका है, खुद का है या नहीं है, आपके घर के पास में कोई प्लाट है उस पर किसका हक है, किसकी ज़मीन है वो। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, there are resources which are accessible to all the members of the community. Village commons, grazing grounds, burial grounds. देखिए गांव के अंदर क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो किसकी होती है, वो रिसोर्स किसके हैं। जैसे जानवरों को चराने के लिए जो भूमि होती है उनकी, या रिचुअल शमशान भूमि है, कोई तालाब है, पोंड है वहाँ पे, या फिर शहरी क्षेत्र के अंदर जो पार्क है या पिकनिक की जगह है, गेम्स के मैदान है, प्ले ग्राउंड्स हैं, वो किन के हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए वो उपलब्ध हैं या नहीं है, दे आर एक्सेसिबल और नॉट, ये किसके लिए है या नहीं है, वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। जो राष्ट्र से मतलब देश से जुड़े होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, नेशनल में आएंगे। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्यूर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। ये देश के पास में और उनका हक होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उनको भी अपने हक में ले सकते हैं, जनता के हित के लिए वो ले सकती है। जैसे अभी बताते हैं आपको, जैसे बड़ी बड़ी जो धर्मशालाएं होती हैं, इन्स जो हैं वो प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन और प्राइवेट स्कूलें भी हैं। अब वो प्रॉपर्टी तो प्राइवेट है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कोरोना फैला हुआ है तो इनमें और इनका सेंटर बनाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर इनको बनाया गया है, तो वो प्राइवेट धर्मशालाओं को भी बनाया गया है, प्राइवेट स्कूल्स को भी बनाया गया है। तो गवर्नमेंट ने अपने यूज़ के लिए, पब्लिक के यूज़ के लिए और उनका यूज़ किया है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, और उनका ज़मीन ले सकती है और उनको पेमेंट भी मिलता है इस चीज़ के लिए। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 20 nautical miles 22.2 kilometers फ्रॉम द कोस्ट
टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देर इन बिलोंग टू द नेशन। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे जितने भी माइंस हैं या पानी से रिलेटेड हैं और जीव हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं समुद्र के अंदर 19.2 किलोमीटर तक, या ये कह सकते हैं कि 22 किलोमीटर तक की जो ज़मीन है उनमें पाए जाने वाले जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, वो देश की, नेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि हम ज़मीन में खुदाई करते हैं, और खुदाई करते हैं तो उसमें मान लो कि सोना निकला है, चांदी निकला है, तो एक निश्चित सीमा है बाउंड्री के अंदर कि इतनी खुदाई के नीचे अगर कुछ भी मिलता है तो वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा, सरकार को देना होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं हम। There are international institution which regulates some resources. समुद्र के अंदर जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है, उनको इंटरनेशनल रिसोर्स कहा जाता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो समुद्र के अंदर जैसे बाउंड्री नहीं है, तो किस देश का कहाँ तक अधिकार है वो बांटने का जो काम है वो इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए कोर्ट बना हुआ है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशरी, ठीक है। और ये कहाँ बना हुआ है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है होग, नीदरलैंड में, HEGUE होग, नीदरलैंड में। कब बना था ये बना था स्टूडेंट्स 1945 में, लेकिन ये वर्किंग हुआ था 1946 में। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? इससे जुड़ी हुई स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसी से रिलेटेड। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर बना था। UNO 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क, ठीक है। और UNO के सदस्य कौन है, कौन इसके मतलब मेंबर हैं? 5 इसके मेंबर होते हैं हमेशा के लिए, बाकी 10 जो कंट्रीज हैं वो 2-2 साल के लिए परमानेंट नहीं होते, नॉन परमानेंट होते हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी 5 कंट्रीज हैं जो अभी UNO की सदस्य हैं, जो उनके परमानेंट मेंबर हैं। अगर परमानेंट मेंबर की UNO की बात करें तो फ्रांस, रशिया, चाइना, लंदन और अमेरिका, ये 5 हैं जो इनके परमानेंट मेंबर हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, विकास के आधार के ऊपर, और संसाधनों की पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, जो रीजन में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर एग्जांपल, लेकिन जिनको हम उपभोग नहीं कर सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि Western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy। कि भारत के अंदर राजस्थान और गुजरात के अंदर जो उनका डेवलपमेंट का हिस्सा है, वहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की अपार संभावना है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज हो नहीं रहा है। बट सो फॉर दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, लेकिन सही तरीके से इनका यूज नहीं हो रहा है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, अगर हम विकसित रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिबिलिटी। देखो, डेवलप अगर रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका पहले जांच की गई हो, रिसोर्स किया गया हो, सर्वे किया गया हो, और उसके बाद में उनकी जो क्वालिटी है या उनकी क्वांटिटी है क्या है, वो विकसित है या नहीं है, और किस तरीके से वो हमारे लिए डिपेंड रहेंगे और वो हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनके लिए डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक को हिंदी में
भंडार कहा जाता है कि किनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, जिनको मानव यूज़ तो करे लेकिन वो मानव के पहुंच से बाहर है, इनको हम भंडार कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। अगर एग्जांपल ले तो हम एक मिनट चला आगे चलते हैं। वाटर इज ए कंपोनेंट ऑफ टू गैसेस। पानी है वो दो गैसों को मिला के बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यू नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर H2O, 2 atom hydrogen and 1 atom oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy. हाइड्रोजन एनर्जी का भी एक रिच सोर्स है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ। लेकिन हम जानते तो नहीं है ना ये कि हम किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं अपन, और इसके पर्पज के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी नहीं है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, और इसको हम स्टॉक के रूप में वाटर को ही रख सकते हैं। रिजर्व करना मतलब किसी चीज़ को एज ए स्टॉक करना, या हिंदी में बोलते हैं इसको इकट्ठा करना, संचय करना। आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्साइटिंग टेक्निकल नो हाउ। इसमें हम ये जानते हैं कि जो हमने स्टोर किया है उसका हम किस तरीके से यूज करें तकनीकी की सहायता से। लेकिन इनका भी अभी तक उपयोग है वो शुरू नहीं हुआ है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। भविष्य में अगर इनकी रिक्वायरमेंट हमें हुई तो हम इनका यूज करें। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट पर्सनली इट इज यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। अब नदी का जो पानी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब जल से बिजली बनाने के रूप में, लेकिन अभी इसका यूज है लिमिटेड हो रहा है, लिमिट में हो रहा है। दूसरा वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में हम इनका यूज और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि हमको हमारे जीवन में अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है तो चीज़ें चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यह है कि हमको जो रिसोर्सेज है वो नेचर के थ्रू फ्री मिलता है, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं मिलता। नथिंग इज फ्री एज इज जस्ट ह्यूमन बींग्स यूज टू दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स भी होती है। डिप्यूटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड फॉर ए फ्यू इंडिविजुअल्स। सबसे जो बड़ी समस्या है वो कह सकते हैं हम लालच, कि कुछ व्यक्ति है वो लालचवश इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनको ख़त्म कर देते हैं एक तरीके से। सेकेंड अगर बात करें, accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, haves and have nots और rich and poor। दूसरी अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज का जो यूज है जो सोसाइटी कुछ लोगों के हाथ में होता है। सोसाइटी में दो हिस्से बन जाते हैं, तो अमीर और एक गरीब। अमीर के हाथ में कुछ है, गरीब के हाथ में कुछ नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी, कि गरीबों के ऊपर भी सब अधिकार होता है, उनको भी सब कुछ मिलना चाहिए। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। देखिए this is the main problem for pollution and greenhouse effect। हम किसी भी चीज़ का उतना यूज नहीं कर रहे हैं जितना हमको करना चाहिए, हम उसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे उसमें छेद हो रहे हैं, पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, हमारी जो ज़मीन है वो अनुपजाऊ हो रही है, और कहीं ना कहीं ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा बंजर हो रहा है, बैरन हो रहा है।
An equitable distribution of resources has become essential for a sustainable quality of life and global peace. देखिए हर चीज़ का यूज होता है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, क्वालिटी के साथ में होना चाहिए सही तरीके से. If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. और अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा जो संसार है वो ये मानिए कि खतरे में, हमारा जो फ्यूचर है, इवन हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत ही खतरे का निशान है ये अगर हम ऐसा करते रहे. Therefore resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जीवन के अस्तित्व को अगर बचाए रखना चाहते हैं तो इन रिसोर्सेज का उपयोग है हमको योजनाबद्ध तरीके से प्लान होकर के करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको करना ही पड़ेगा. व्हाट इज द मीन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा विकास जिसके अंदर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज नहीं हो. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. और आज अगर हमारा कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो भविष्य में वो खतरा नहीं हो. ऐसा नहीं है कि आज तो हमारे पास कुछ है लेकिन भविष्य में वो चीज़ नहीं हो. आ रही बात समझ में? अब इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? रियो डी जेनेरियो के बारे में पढ़ते हैं. रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट है 1992 के अंदर शुरू हुआ था. ये क्या काम करता है? ये काम करता है विश्व में जो देश हैं उनको एक मीटिंग बुलाता है और ये कहता है कि भैया हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को हमको बचा के रखना है और उसके लिए हमको काम करना है. 1992 में 100 कंट्रीज़ के लोगों ने, ब्राज़ील के शहर है ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था जिसमें 100 कंट्रीज इकट्ठे हुए थे और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और सोशल इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उन पे बात की जा रही थी. इस रियो डी जेनेरियो के सम्मेलन में और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बात हुई, जैसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि 21वीं सेंचुरी के अंदर जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए उसका एक एजेंडा होना चाहिए जिसको एजेंडा 21 कहा गया था. अब हम देखते हैं व्हाट्स द मीन ऑफ एजेंडा 21. क्या है एजेंडा 21? In this declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference of Environment and Development UNCED which took place at Rio de Janeiro, Brazil. तो रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है. और क्या हुआ था? फर्स्ट सबमिट हुआ था. कब हुआ था? 1992 के अंदर वहाँ पे फर्स्ट सबमिट हुआ था. Got it? आपको ये याद रखना, ये डाटा है वो हमारे काम का है. इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उनका लक्ष्य क्या था कि जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो, सकता हो, नुकसान नहीं हो. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, कि इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं हो, पोवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन मेजर ऑब्जेक्टिव of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. देखिए क्या था इसका कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में और ये समिट हुई थी. और समिट का लक्ष्य क्या था? इस समिट का लक्ष्य ये था कि सबका विकास डेवलपमेंट होना चाहिए और एक सूची बनानी चाहिए, एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें सबका उद्देश्य हो, समाज के अंदर सब लोगों का, अमीर गरीब, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अगर उनको कोई बीमारियां हैं तो वो दूर हो, विश्व में सब एक दूसरे का सहयोग करें, इन्वायरमेंट है वो ख़राब नहीं हो. और मेन मोटो वो था क्या कि लोकल जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक एजेंडा 21 बनाए, कि उसने सॉरी अपने वो कुछ गोल्स हैं वो निर्धारित करे और उसके बेस पे वो काम करे.